हाँ जी, ये गुरुजी का ही विज़न रहा है कि जिस तरह से हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, जैसे अपनी आत्मा का रखते हैं, है ना? उसी तरह हमें शरीर का भी ध्यान रखना है। तो उन चीज़ों के लिए ये भी है कि समय पे बीमारी का पता लग जाना, ये एडवांस मशीनों के उन्हीं की सोच है कि हम अगर इलाज कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम एडवांस मशीनों के साथ ही करें, क्यों हम पुरानी टेक्निक पे चलें। तो एडवांस मशीनें भी उन्हीं की विज़न के थ्रू लगाई गई हैं और जो समय समय पर जांच के लिए उनका आह्वान रहता है कि अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा शाकाहारी भोजन ले रहे हैं, अच्छा व्यायाम कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप फिर भी 6-6 महीने से अपने रूटीन ब्लड टेस्ट भी करवाएं, कोलेस्ट्रॉल को भी देखें, अपनी किडनी के टेस्ट कराएं, लीवर के टेस्ट कराएं, जो उन्होंने कहा है, तो लोग उस पर भी जागरूक हो रहे हैं। तो उसके साथ साथ जो है हार्ट को लेकर भी समय समय पर कैंप लगाए जाते रहे, बड़े मेगा कैंप भी लगाए जाते रहे, ताकि लोगों को फ्री ओपीडी के अंदर भी अपने आप दिखा सकें। कई बार होता है, लेकिन बाकी जो गरीब है परिवार हैं, जो उनके लिए इलाज संभव नहीं हो पाता इतना महंगा, तो उसके लिए भी पूरा सहयोग दिया जा रहा है। तो समाज को थोड़ा सा जागरूक इस रूप में भी होना पड़ेगा कि डरने की बजाय वो इस तरह से लें कि हाँ, ये बीमारी हुई है तो कुछ आगे क्या हो सकता है इसके लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज़ हमारे पास आया कि मुझे चलने पे छाती भारी होती है, दर्द होता है, लेकिन मैं जैसे बैठता हूँ आराम आ जाता है, जिसको एंजाइना कहते हैं। हम उसकी इको वगैरह जांच करते हैं, देखते हैं हार्ट की पंपिंग इतनी वीक नहीं है, तो अभी मतलब अंदर ब्लॉकेज की संभावना है, तो हम उस तरह से उनकी दवाइयाँ शुरू करते हैं पहले। ऐसा नहीं है कि प्रारंभिक स्तर पर ही हम किसी को आते ही चीरफाड़ के लिए सलाह दें। ही हार्ट फेलियर भी एक बहुत बड़ा, क्योंकि उम्र जैसे अधिक उम्र के वाले लोगों में पहले हार्ट फेलियर सिम्टम आते थे। आजकल ऐसा देखा गया कि कई यंग पर्सन भी ऐसे आते हैं हमारे पास जिनके हार्ट की पंपिंग काफ़ी कम होती है। लेटते हैं तो सांस नहीं आता, रात को बैठ के रात निकालनी पड़ती है और थोड़ा सिरहाना रखना पड़ता है। तो प्रारंभिक रूप से ये होता है कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो सांस चढ़ता है, बाद में धीरे धीरे वो चलने पे सांस चढ़ने लगता है। तो वो भी लक्षण है जो हार्ट की पंपिंग कम होने की वजह से भी हो सकते हैं। सबसे पहले मरीज़ ये मानने लगता है कि मुझे तो हो ही नहीं सकता। ये जो एक वाक्य जो मरीज़ कहता है कि सर मुझे कैसे हो गया या मुझे हो ही नहीं सकता, ये सबसे बड़ी रुकावट है उसके इलाज में। हमें मानना होगा कि जैसा जीवन शैली चल रही है, जैसा समाज में कहें, आप कहें पोल्यूशन है, खान पीन का समस्या है या सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिस तरह की स्थिति है, ऐसे में ये कह देना कि कोई भी आदमी इम्यून है या किसी को नहीं हो सकता, ये चीज़ थोड़ा गलत होगी। डरने की बजाय एक्सेप्टेंस बढ़ाएं, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ हम देखते हैं कि अगर हम जैसे हम किसी को कहते हैं कि आपको ये दिक्कत आई है, तो पहला उस चीज़ ऐसे कैसे हो गया, या ऐसा नहीं होना चाहिए था, या मुझे तो हो ही नहीं सकता। तो ये थोड़े से डॉक्टर के लिए भी मुश्किल हो जाता है आगे का इलाज करना। तो लोगों को एक्सेप्टेंस बीमारी के लिए समझनी पड़ेगी, अपने लक्षणों को समझें, टेस्टों को समझें। ऐसे लोग जो बहुत अधिक स्मोकिंग करते हैं, बहुत अधिक शराब पीते हैं, या यूँ कहें कि हम जिनका जीवन शैली बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, व्यायाम या सैर वगैरह बहुत कम करते हैं, या जिनके परिवार में बहुत कम उम्र में हार्ट की बीमारियों की, अगर कहीं अटैक या फेलियर की बीमारियां आई हैं परिवार में, तो उन लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। देखिए, सिम्टम डिपेंड करते हैं बीमारी के आधार पे। हार्ट की बीमारियां कई तरह की होती हैं। अगर हम कहें अटैक, जिसको आप लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं आम लोग, तो अटैक जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक, उसका मायने तो ये है कि छाती में दर्द होना, है ना, इसको एंजाइना कहा जाता, पेन। दर्द से शुरुआत होती है, ठीक है, और ये दर्द जो है वो आप कहें कि पेट से लेकर के जबड़ों तक कहीं पे भी हो सकता है। वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर, ये बेसिकली एक मौका है हम लोगों के लिए जागरूक करने के लिए लोगों को। जैसे आप सब जानते हैं कि जो हार्ट की संबंधित बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं समय के साथ, तो जितना हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं इसके बारे में, तो एक उस तरह का एक मौका हम लोगों को मिलता है कि हम इसको सेलिब्रेट करते हैं कि ताकि लोग स्वस्थ रह सकें और उनका दिल स्वस्थ रह सके। तो यही इस बहाने कोशिश होती है। हाँ जी, देखिए, इसके एक या दो नहीं कई कारण रहते हैं। बेसिकली हम अगर शुरुआत से चलें तो एक बहुत बड़ा कारण है जो आजकल की जो खान पान है या जीवन शैली है, उसमें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि तनाव बहुत बढ़ गया है जीवन के अंदर।
खान पीन के अंदर फ़ास्ट फूड का बड़ा चलन हो चुका है, घर का बना खाना, शुद्ध शाकाहारी खाना कम लिया जा रहा है, और मसाले युक्त भोजन हो गया, अगर वसा युक्त भोजन हो गया, तो इस तरह से जो फ़ास्ट फूड का प्रचलन बढ़ने से, ठीक है, मोटापा बढ़ने से, शुगर और की बीमारी बढ़ने से, और इन सब की वजह से ही हार्ट की बीमारियां बढ़ने लगी हैं। एक और बहुत छुपा हुआ कारण कह लें या कम बात होती है, तो वो कारण है पारिवारिक जीन्स का, जो कह सकते हो आप, या फैमिली का, फैमिली हिस्ट्री की भी बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है। और यही वजह है कि जो लोग, जिनके परिवार में अगर ऐसी हिस्ट्री है किसी को हार्ट अटैक की, कम उम्र में हार्ट अटैक होने की, या कम उम्र में सडन कार्डियक डेथ होने की, या ऐसा लगता है कि हार्ट फेल होने की, तो ऐसे लोगों को थोड़ा बाकी लोगों के बनस्पत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। और दूसरा ये है कि सिगरेट स्मोकिंग है, अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीना है, तो ये सब चीज़ें भी ऐसा है कि हार्ट को लेकर दिन में कमज़ोर ही करती हैं। धड़कन की समस्याएं भी बनती हैं, हार्ट फेलियर की समस्याएं भी आती हैं इनसे, और ब्लॉकेज जो है आर्टरीज़ के अंदर वो भी डेवलप होते हैं, और गाहे बगाहे कभी ना कभी अटैक आने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो ऐसे लोग जो बहुत अधिक स्मोकिंग करते हैं, बहुत अधिक शराब पीते हैं, या यूँ कहें कि हम जिनका जीवन शैली बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, व्यायाम या सैर वगैरह बहुत कम करते हैं, या जिनके परिवार में बहुत कम उम्र में हार्ट की बीमारियों की, अगर कहीं अटैक या फेलियर की बीमारियां आई हैं परिवार में, तो उन लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। देखिए, सिम्टम डिपेंड करते हैं बीमारी के आधार पे। हार्ट की बीमारियां कई तरह की होती हैं। अगर हम कहें अटैक, जिसको आप लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं आम लोग, तो अटैक जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक, उसका मायने तो ये है कि छाती में दर्द होना, है ना, इसको एंजाइना कहा जाता है, पेन। दर्द से शुरुआत होती है, ठीक है, और ये दर्द जो है वो आप कहें कि पेट से लेकर के जबड़ों तक कहीं पे भी हो सकता है। जो कहें कि बिल्कुल क्लासिकल जो प्रेजेंटेशन है वो ये होती है कि आपको लगता है कि छाती आपकी दबा रहा है, आपको छाती में बहुत तेज़ दबाव महसूस होता है। ये दर्द दोनों हाथों में जा सकता है, जबड़ों में खिंचाव की तरह महसूस हो सकता है, कुछ लोगों में सिर्फ उल्टी की तरह भी, पेट दर्द की तरह भी महसूस हो सकता है, ठीक है। सिर्फ ये कह देना कि आम लोगों में बड़ा मिथ है कि भाई मेरे तो सिर्फ लेफ़्ट साइड में हार्ट है, लेफ़्ट साइड में पेन होगा वही हार्ट का पेन है, ऐसा नहीं है। पेन राइट साइड में भी हो सकता है, पेट की धुनी तक भी हो सकता है, पेट जबड़ों तक खिंचाव के रूप में भी हो सकता है, पसीने के रूप में आ सकता है, घबराहट के रूप में आ सकता है, चक्कर बेहोशी के रूप में भी आ सकता है। तो ये चीज़ सिर्फ एक सिम्टम कहें हम तो वो नहीं है, पेन के साथ साथ और चीज़ें भी होती हैं। पहले प्रारंभिक जो लक्षण है वो पेन के साथ शुरुआत होती है, पसीने के साथ शुरुआत होती है। बहुत बड़े अटैक हों तो कई बार बेहोशी भी आ जाती है, लेकिन ये सब डिपेंड करती है कि उसका अंदर अटैक कितना बड़ा है। और अगर हम ये कहें कि इसके अलावा, हार्ट अटैक के अलावा जो और बीमारियां हार्ट से जुड़ी हुई हैं, तो उनमें से धड़कन का बढ़ जाना, धड़कन का कम हो जाना, ठीक है, या चक्कर आ जाना, जो जिसके लिए हम कहेंगे पेसमेकर का भी आपने सुना होगा, आवश्यकता पड़ती है। वो वैसे मरीज होते हैं जिनकी धड़कन कम रहने लग जाती है, इसकी वजह से बार बार उनको चक्कर आते हैं, गिर जाते हैं, बेहोशी आती है, आंखों से अंधेरा आता है, वो भी धड़कन या फिर धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ ऐसे मरीज आते हैं हमारे पास, धड़कन 250 हो जाती है, 250 हो जाती है, दवाइयों से कंट्रोल होती है, बाद में देखा जाए तो उसको जहाँ से धड़कन बढ़ती है उस हिस्से को हमें ठीक करना पड़ता है। तो वो भी एक लक्षण है हार्ट की धड़कन से संबंधित बीमारियों के भी हैं। ऐसे ही हार्ट फेलियर भी एक बहुत बड़ा, क्योंकि उम्र, जैसे अधिक उम्र के वाले लोगों में पहले हार्ट फेलियर सिम्टम आते थे। आजकल ऐसा देखा गया कि कई यंग पर्सन भी ऐसे आते हैं हमारे पास जिनके हार्ट की पंपिंग काफ़ी कम होती है। हार्ट फेलियर एक बड़ी बात है, लेकिन ये कि पंपिंग से रिलेटेड चीज़ है। अगर हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है किसी कारणवश, उसका कारण इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसका कारण पारिवारिक कोई हिस्ट्री जीन की वजह से भी हो सकता है। तो हार्ट जब चौड़ा होने लगता है, फैलने लगता है, कमज़ोर होने लगता है, तब वो सांस चढ़ना, पैरों में सूजन आना, तो इस तरह के लक्षण हार्ट फेलियर के होते हैं। लेटते हैं तो सांस नहीं आता, रात को बैठ के रात निकालनी पड़ती है और थोड़ा सिराना रखना पड़ता है। तो प्रारंभिक रूप से ये होता है कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो सांस चढ़ता है, बाद में धीरे धीरे वो चलने पे सांस चढ़ने लगता है। तो वो भी लक्षण है जो हार्ट की पंपिंग कम होने की वजह से भी हो सकते हैं। तो सिर्फ एक अटैक को लेकर ही नहीं चल रहे, हार्ट की और भी कई बीमारियां होती हैं, धड़कन से संबंधित भी हैं, हार्ट की पंपिंग वीक होने की वजह से भी हैं। तो इन सब के लक्षण भी हमें ध्यान में रखने चाहिए। ये एक अच्छा सवाल है। एक्चुअली में हमारे साथ भी ऐसा होता है कि पेशेंट हमें दिखाने आता है, किसी को घबराहट ही हो रही है, बेचैनी हो रही है या दर्द भी हो रहा है। तो एक एक्सेप्टेंस, जैसे हम कहते हैं ना, कि एक्सेप्टेंस अपनी बीमारी के लिए थोड़ा सा बेहतर करनी होगी समाज को, क्योंकि हम लोग उसको बोलते हैं डिनाइल फेज़। सबसे पहले मरीज़ ये मानने लगता है कि मुझे तो हो ही नहीं सकता। ये जो एक वाक्य जो मरीज़ कहता है कि सर मुझे कैसे हो गया या मुझे हो ही नहीं सकता, ये सबसे बड़ी रुकावट है उसके इलाज में। हमें मानना होगा कि जैसा जीवन शैली चल रही है, जैसा समाज में कहें, आप कहें पोल्यूशन है, खान पीन का समस्या है या सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिस तरह की स्थिति है, ऐसे में ये कह देना कि कोई भी आदमी इम्यून है या किसी को नहीं हो सकता, ये चीज़ थोड़ा गलत होगी। तो समाज को थोड़ा जागरूक इस रूप में भी रहना है। डरने की बात नहीं है,
लेकिन जागरूक रहने की चीज़ है कि अगर हमें अभी पता लगता है, चाहे प्रारंभिक लक्षणों में पता लगता है या डॉक्टर की सलाह लेते हैं, और उसको इतना डिनाइल फेज़ में ना लें, उसको समझदारी से समझें कि अगर मुझे चेस्ट पेन हुआ है तभी मैं हार्ट वाले डॉक्टर के पास गया हूँ, नहीं तो आज तक तो कभी गया नहीं था, कोई उससे मेरा पुराना परिचय तो है नहीं। तकलीफ़ होती है, अस्पताल पहुँचा जाता है, टेस्ट किए जाते हैं, टेस्टों के बाद उस हिसाब से राय दी जाती है कि अटैक बड़ा है, छोटा है, कैसा है, हार्ट का हिस्सा कितना कमज़ोर हुआ है, किस तरह के लक्षण हैं। लेकिन ये सब चीज़ें उसी पे डिपेंड करेंगी अगर मरीज़ इन चीज़ों को समझेगा। डरने की बजाय एक्सेप्टेंस बढ़ाएं, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ हम देखते हैं कि अगर हम जैसे हम किसी को कहते हैं कि भाई आपको ये दिक्कत आई है, तो पहला उस चीज़ है ऐसे कैसे हो गया, या ऐसा नहीं होना चाहिए था, या मुझे तो हो ही नहीं सकता। तो ये थोड़े से डॉक्टर के लिए भी मुश्किल हो जाता है आगे का इलाज करना। तो लोगों को एक्सेप्टेंस बीमारी के लिए समझनी पड़ेगी, अपने लक्षणों को समझें, टेस्टों को समझें। जैसे हम प्रारंभिक हमारे पास आता है, हम ईसीजी करते हैं, ईसीजी में चेंजेस आते हैं, या कई एंजाइम लेवल्स हम ब्लड में करवाते हैं जो ये बताते हैं कि पिछले 5-7 दिनों में 10 दिनों में कोई हार्ट का अटैक माइनर मेजर तो नहीं आया है। ईको हम लोग करते हैं जिसमें हार्ट की पंपिंग का पता लगता है, कोई हिस्सा हार्ट का कमज़ोर तो नहीं है, और कमज़ोर हुआ तो क्यों हुआ है, ठीक, कोई वॉल में लीकेज तो नहीं है। तो ये सब प्रारंभिक टेस्ट करके ही सलाह दी जाती है कि इस तरह की स्थिति आपके साथ हुई है और ये चीज़ है, और आगे क्या हम इसके लिए कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शंस आपके लिए क्या रहेंगे। लेकिन ये आगे का इलाज मरीज़ की सोच पे ही डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को कैसे लेता है। तो समाज को थोड़ा सा जागरूक इस रूप में भी होना पड़ेगा कि डरने की बजाय वो इस तरह से लें कि हाँ ये बीमारी हुई है तो कुछ आगे क्या हो सकता है इसके लिए। हार्ट की बीमारी से कई तरह से प्रेजेंट होती है, अगर मैंने कहा धड़कन की बढ़ने से भी हो सकती है, पसीने से भी, फेलियर की तरह भी आ सकते हैं। इन सब का इलाज, इन सब के बारे में डिस्कशन अलग अलग है। तो बीमारी की गंभीरता की देखते हुए ही आगे के इलाज की सलाह दी जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज़ हमारे पास आया कि मुझे चलने पे छाती भारी होती है, दर्द होता है, लेकिन मैं जैसे बैठता हूँ आराम आ जाता है, जिसको एंजाइना कहते हैं। हम उसकी इको वगैरह जांच करते हैं, देखते हैं हार्ट की पंपिंग इतनी वीक नहीं है, तो अभी मतलब अंदर ब्लॉकेज की संभावना है, तो हम उस तरह से उनकी दवाइयाँ शुरू करते हैं पहले। ऐसा नहीं है कि प्रारंभिक स्तर पर ही हम किसी को आते ही चीरफाड़ के लिए सलाह दें या कुछ ऐसा कहें कि भाई आप एंजियोग्राफी करवाएं ही करवाएं। हम बहुत बार ऐसा कहते हैं कि आप दवाइयाँ शुरू करें क्योंकि आपको दवाइयों की आवश्यकता सिम्टम के आधार पर लग रही है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग बोलते हैं कि ईसीजी, इको के बाद में टीएमटी या सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, आजकल एक और सुविधा भी आ गई है जिसमें बिना तार के कम रिस्क होता है और हम ब्लॉकेज को देख पाते हैं। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की भी इतनी ही लिमिटेशन है कि अगर हम लगता है कि ब्लॉकेज कम है या ब्लॉकेज ना आने की संभावना ज़्यादा है, या हमें पता लगाना प्रारंभिक स्तर पे उन मरीजों में जिनमें कोई बड़ा अटैक नहीं आया, ठीक है, उनके लिए हम कई बार वो भी सलाह देते हैं, या उम्र कम है जिनकी, तो जिसमें हम देखते हैं कि भाई प्री टेस्ट पॉपुलैरिटी क्या है, उस हिसाब से हम सीटी कोरोनरी एंजियो की भी एडवाइस देते हैं। ऐसा नहीं कि हम सभी को तार वाली एंजियोग्राफीज़ को आजकल बोलते हैं, कैथ स्टडी के लिए बोलते हैं। सिम्टम्स के आधार पर दवाइयाँ शुरू करते हैं, इन जांचों की सलाह देते हैं, फिर जैसा जांचों में आता है, अगर ब्लॉकेज आता है उस हिसाब से सलाह देते हैं। किस नस में कितना ब्लॉकेज है इस पर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के लिए बाईपास होगा या हर चीज़ के लिए स्टेंट लगेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि ब्लॉकेज अगर आपका 50-60% ही है या 70% से कम है, ठीक है, 1 या 2 जगह पे, 3 जगह पे, तब भी हम कई बार दवाई की सलाह देते हैं कि भैया स्टेंट की सलाह हम लोग जनरली 70-80% से ब्लॉकेज ज़्यादा होने पर ही देते हैं। उसमें भी स्टेंट कामयाब हो सके, जो वेसल है उसकी नसें हैं, उसका जो कैलिबर है, वो अगर बहुत पतली नसें हैं, महीन नसें हैं, तो वहाँ स्टेंट कामयाब नहीं होते। बारीक स्टेंट, बहुत लंबे स्टेंट, बहुत ज़्यादा स्टेंट कई बार कामयाब नहीं होते। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ज़्यादा ब्लॉकेज निकलती है तो हम बाईपास की सलाह भी देते हैं कि अगर 2 या 3 से ज़्यादा नसें ब्लॉकेज हैं तो। उम्र को देखते हुए कई बार ये भी रहता है कि हम दवाइयों की भी सलाह देते हैं कि शायद आपके लिए ऑपरेशन का रिस्क भी ज़्यादा है या स्टेंट का रिस्क ज़्यादा है। तो ये सब डिस्कशन एंजियोग्राफी की जाँच के बाद किए जाते हैं। सिर्फ जाँच में ये कह देना कि जाँच होगी और आपको स्टेंट लगेगा ही लगेगा या बाईपास होगा ही होगा, ये कहना अलग बात है। बाकी हाँ, ये है कि बहुत प्रारंभिक स्तर पे जैसे लक्षण हैं उसी हिसाब से ही सलाह दी जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज़ अटैक के साथ आया है, अब लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, वहाँ भी हम सोचने लगते हैं कि भाई उन्होंने मुझे एंजियोग्राफी की सलाह दे दी, मुझे आगे स्टेंट का भी बोल रहे हैं कि अगर निकली तो ब्लॉकेज निकली तो खोलना पड़ेगा। वो आवश्यक है क्योंकि आप एंजाइना को अटैक से नहीं जोड़ सकते। हर बार की परिस्थिति अलग है। जब आपको सिर्फ चलते फिरते दर्द हो रहा है, हल्का दर्द हो रहा है, तो शायद दवाओं से भी कुछ साल निकल जाएँ। लेकिन अगर आप आए इस तरह से हैं कि हार्ट का अटैक बड़ा है, आपका हार्ट कमज़ोर हो गया है, आपको लग रहा है कि भाई अब तो जान निकली, तो अगर ऐसी स्थिति में आप पहुंचते हैं तो जितना जल्दी डिसीजन लें वो आपकी, क्योंकि एक मिनट आपके लिए कीमती है। हमारी जो सलाह रहती है, हार्ट अटैक जो आपने बोला, बड़े मैसिव हार्ट अटैक जिनके अंदर, यही रहती है कि आप समय को बर्बाद ना करें। जितना समय आप लेंगे आप उतना ही अपने हार्ट को कमज़ोर करते चले जाएंगे। तो बेहतर ये होता है कि अगर बड़े अटैक हैं, बहुत तेज़ दर्द है, तो आपको तुरंत एंजियोग्राफी करानी है। अगर 1 या 2 नसों में या ब्लॉकेज ऐसी है जो जिस नस से अभी अटैक आया है
उसको खुलवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है जान बचाने के लिए। बाकी तो जैसी व्यवस्था होती है सेटअप की उस हिसाब से रहता है, बट लेकिन अगर आपको जिस नस से अटैक आया, जान जा रही है, तो कितना जल्दी उसको खुलवा लें वो बेहतर रहता है। क्योंकि ये डिस्कशन तो बाद में भी हो सकती है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे क्यों हो गया, अभी तो सुबह तो खाना खाया था, दोपहर को पिक्चर देखी थी। तो ये सब चीज़ें उस समय ना करने की बजाय हमें मरीज़ की जान बचाने पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, आम दिनों में जो लोग ओपीडी में दिखाने आते हैं, जिनको सिर्फ चलते फिरते मामूली दर्द है या कुछ सालों से है, परिवार में हिस्ट्री है, उनके लिए भी टेस्ट रहते हैं, सब चीज़ें रहती हैं। शायद उनके पास वक्त होता है चीज़ों को लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, लेकिन बहुत बार बड़े अटैक में वक्त बहुत कीमती होता है। हम गोल्डन आवर की बात करते हैं, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, जितना जल्दी नस को खोला जाए हार्ट की पंपिंग उतना ही बचा सकते हैं, जान भी बचा सकते हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप कहें एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, सभी पद्धतियाँ हैं, सभी पत्तियाँ अपने अपने हिसाब से इलाज करती हैं। मेरा ये मानना है कि मरीज़ मिक्सोपैथी में ना जाए। जिस भी पत्ती में उसको विश्वास है, अगर उसे लगता है कि मुझे इससे आराम रहेगा, तो उसे अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ दवाई एलोपैथी की ली, फिर कुछ दवाई आयुर्वेदिक की ली, कुछ दवाई नेचुरोपैथी की ली, तो वो एक तरह से अपने आप ही कन्फ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो मरीज़ जिस भी इलाज पत्ती को अपनाना चाहता है उसको अपनाए, और अगर लगता है कि सिम्टम में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा तो उस हिसाब से अपना देख सकता है। हमारा जो कहना है कि अपने लक्षणों को इग्नोर ना करें। बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं डॉक्टर साहब ने तो ऐसे ही दवाई लिख दी, है ना, लेकिन दवाई लिखने की पहले कोशिश हमारी यही होती है कि ताकि इसको सिम्टम्स ना हो, बीमारी आगे बढ़े ना, और दोबारा अटैक जैसी स्थिति ना हो, तो वो चीज़ रहती है। और वो भी दवाइयाँ जो होती है रिकमेंडेशन बेस्ड होती हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी कोई पर्सनल अप्रोच है। जो हमारे एसोसिएशंस बताती हैं, हार्ट एसोसिएशन बताती हैं, रिकमेंडेशन चेंज होती रहती है साल दर साल, हर साल इवोल्यूशन होता है, तो उसी हिसाब से दवाइयाँ कौन सी आवश्यक हैं वही दी जाती हैं। और ये हम कहें कि भाई 100% कुछ यही दवाई काम करेगी, ये दूसरी नहीं करेगी, ऐसा हम नहीं कह सकते। पर जैसी मरीज़ की स्थिति होती है उसी हिसाब से राय दी जाती है। बहुत बार दवाओं का असर नहीं आता तो एंजियोग्राफी की सलाह भी दी जाती है। हाँ, इस बारे में ये है कि मैं नहीं कहता कि आप इसे, हम लोग कहते हैं कि आप लाइफस्टाइल से या चेंज करना या अपना, वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन अगर कोई बीमारी आ गई है तो दवाई तो लेनी ही पड़ेगी। अगर हम दवाई नहीं लेंगे तो समय के साथ बीमारी बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम ये वही बात है कि कोई भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। आप सिर्फ लाइफस्टाइल अपना लेंगे तब भी काम नहीं चलेगा, आप सिर्फ दवाई लेंगे तब भी काम नहीं चलेगा। दवाई के साथ साथ हमें लाइफस्टाइल चेंज करनी है, खान पान में सुधार करना है, व्यायाम करना है, ये सब चीज़ें इंटीग्रेटेड अप्रोच, इसका मतलब इंटीग्रेटेड अप्रोच है, सिर्फ एक चीज़ नहीं है। तो सभी चीज़ों के साथ अगर चलेंगे तो फ़ायदा ज़्यादा ही होगा। जो हम लोग जागरूकता की हमने बात करी, जो वर्ल्ड हार्ट डे की बात करते हैं, उसका मेन मोटिव यही है कि जैसे और भी सभी लोग जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, वो हम लोग इसी बात पे जोर देते हैं कि अगर आपके सिम्टम्स हैं तो उसे इग्नोर ना करें। ठीक है, आप बहुत बार आप घर में हम लोग देखते हैं कि घर में लग रहा है कि पेट में जलन ही है, गैस ही हो सकती है, बाम लगा ली, कुछ और लगा ली। आप जो अपना समय गुजार देते हैं वो समय बहुत कीमती है, क्योंकि हर चीज़ मिनट सेकंड इंपॉर्टेंट है। अगर हार्ट अटैक का मरीज़ हो तो, इवन हार्ट फेलियर वाले पे भी, अगर जैसे मैंने बोला सांस चल रही है तो मरीज़ कह रहा है कि नहीं सांस तो ऐसे चल रही थी, मैंने रात को कुछ अलग खा लिया था या सुबह अलग खा लिया था, या मुझे लेटने में सांस एक सराहना लगाने लगता है, 2 सराहने लगाने लगता है। लेकिन इससे बेटर है कि अगर ऐसा लगता है कि सांस चलने पे सांस चढ़ रही है, रात को सीधा लेट नहीं पा रहे हैं, तो क्यों ना किसी कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क किया जाए, अपने हार्ट की पंपिंग चेक कराई जाए। बहुत सिंपल टेस्ट है, ऐसा नहीं है कि इकोकार्डियोग्राफी या ईसीजी कोई बहुत दुर्लभ टेस्ट है या बहुत महंगे टेस्ट हैं, नहीं, बड़े सिंपल टेस्ट हैं, ओपीडी बेस के टेस्ट हैं। जितना जल्दी आप जान पाएंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर आपको अटैक है ना, एंजियोग्राफी करी गई या एंजाइना है, एंजियोग्राफी की गई, जैसी नस की प्रकृति, देखो क्या है, प्रकृति ने इंसानों को अलग अलग बनाया है ना, 1-2 बंदों के चेहरे नहीं मिलते, तो उनकी हार्ट की नसों की बनावट कैसे मिल जाएगी? हर इंसान की हार्ट की नसों की बनावट लगभग अलग अलग होती है। तो अब उसमें ये रहता है कि कैसा स्टेंट, कितना लंबा स्टेंट, कितना पतला स्टेंट, कितना चौड़ा स्टेंट, कैसे कामयाब रहेगा, उस हिसाब से डिसीजन होता है एंजियोग्राफी करने के बाद। और यहाँ तक बात रही स्टेंट की प्रकृति की, तो आजकल तो सभी कंपनियाँ, इंडियन कंपनीज़ भी हैं और फॉरेन कंपनीज़ भी हैं, पर कोशिश ये रहती है हमारे सेंटर पर कि हम एफडी अप्रूव स्टेंट्स ही लगाएं जो बेसिकली अच्छी कंपनियों के रहते हैं। तो वो हमारी तरफ होती है कि अच्छी कंपनी का स्टेंट लगे, उसका साइज़ ठीक हो, उसका लेंथ ठीक हो। बहुत ज़्यादा लंबे स्टैंड से या बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग स्टैंड से हम लोग बचने की कोशिश करते हैं, ताकि ज़्यादा लंबे स्टैंड और कम कैलिबर के स्टैंड या बहुत 2 या 3 एक साथ लगाने स्टैंड, वो कई बार कामयाब नहीं होते, लेकिन कई बार लगाने भी पड़ते हैं, क्योंकि मरीज़ की नस की या उस ऑपरेशन के दौरान की जो स्थिति है वो चीज़ें उस पर भी डिपेंड करती हैं। पहले से कई बार प्लान नहीं होता है, लेकिन अंदर कई बार केस के दौरान ऐसा लगता है कि एक नहीं, इसको 2 की जरूरत पड़ेगी, शायद 3 की पड़ जाए। तो वो तो डिपेंड करता है जो कार्डियोलॉजिस्ट उसका कंसर्निंग इंटरवेंशनल करता है वो, और उस मरीज़ की बीमारी की प्रकृति पर। तो ये चीज़ है। बाकी तो मरीज़ और डॉक्टर का आपस का विश्वास,
देखिए जांच करने से पहले बताया जाता है, जांच करने के बाद भी बताया जाता है कि देखिए आपकी कहाँ ब्लॉकेज है, किस नस में कितनी ब्लॉकेज है, हम क्या प्लान कर रहे हैं, क्या हम कर पाएंगे। और करने के बाद भी सीडी भी दी जाती है, उसको बताया भी जाता है कि हमने क्या किया, हम कितने सफल हुए। तो ये जो पारदर्शिता है ये बड़ी ज़रूरी है, मेरा ये मानना है। और हम मैक्सिमम, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैक्सिमम हमारे जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट भाई हैं सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारी फैकल्टी है, फैटर्निटी है, वो ये कोशिश कर रही है कि हम लोग ट्रांसपेरेंट रहें और मरीज़ को पूरी सीडी रिकॉर्ड वगैरह सब दें। ऐसा मिथि है, ऐसा उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पूरे भारत में भ्रमण करेंगे, हम लोग जैसे मिलते रहते हैं कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, तो ऐसा कहीं नहीं है कि इंसिडेंसेस कम या ज़्यादा, सभी जगह इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं। साउथ इंडिया में भी बढ़ रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में भी बढ़ रहे हैं, पूर्व में भी, पूर्वोत्तर में भी। जिनके हम कई बार कहते हैं कि पहाड़ी लोगों की लाइफस्टाइल तो बहुत अच्छी होती है, वहाँ भी केसेस आ रहे हैं। अगर आप हिमाचल की बात करें या इधर पूर्वोत्तर की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इससे इम्यून है। तो ये कह देना कि सिर्फ दूध दही खाने से नहीं, उल्टा दूध और दही का इसमें कोई बहुत ज़्यादा रोल है, उल्टा प्रोडक्टिव रोल ही है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर आप शुद्ध शाकाहारी खाना खाते हैं, अगर आपको लगता है कि आप दूध दही या घी का भी सेवन करते हैं, ये शरीर के लिए बुरा नहीं है। बुरा क्या है? बुरा ये है कि जो बार बार उबाला जाता है तेल को, ठीक है, समोसे कचौड़ी पकौड़े पकाए जाते हैं जिनको बार बार उसी तेल को यूज़ किया जाता है, तो वो जो ट्रांस फैट बनता है, या हम ये कहें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल का सेवन है, वो बुरा है। अगर घी का हम नियमित निश्चित मात्रा में सेवन करते हैं तो वो शरीर के लिए बेहतर ही है, बुरा नहीं है। किसी भी ट्रायल में ऐसा नहीं कहा गया कि सैचुरेटेड फैट इतने बुरे नहीं। अगर आप उसको निश्चित मात्रा में सेवन करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप व्यायाम करते हैं, अपने शरीर को सैर करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, तो वो बुरा नहीं है। अब भी बात आती है, जैसे हम कहें कल्चर की बात करें, तो जैसे ऑलिव ऑयल की बात चली थी, बहुत से विदेशों में सर्वे हुआ कि ऑलिव ऑयल बहुत बेटर है। अगर आप कहें वो बेटर है कि अगर हम सलाद पे छिड़क के उसको कच्चा खाते हैं, तो अब हमारे यहाँ पे उस पर कचौड़ियाँ तली जा रही हैं। अब आप ये देखेंगे ऑलिव ऑयल अच्छा है, हम उसमें कचौड़ी तल रहे हैं। तो बात ये रहती है कि हम उसको किस तरह से ले रहे हैं। और जहाँ तक दूध दही और घी की बात है, वो तो शरीर के लिए अच्छा ही है, बुरा कहीं से भी नहीं है। हाँ, ये होता है कि हम अगर घी ज़्यादा सेवन कर रहे हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंगली व्यायाम नहीं कर रहे, सैर नहीं कर रहे, उसको अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम नहीं कर पा रहे, तो वहाँ वो दिक्कत। कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो अति हर चीज़ की बुरी होती है। हाँ जी, लगभग 1 साल हो गया हमारे यहाँ पर जो कैथ लैब की मशीन, बिल्कुल एडवांस मशीन है, फिलिप्स की सीलिंग मॉडल है, आप देख ही रहे हैं। तो इसको स्टैब्लिश किए हुए तब से हम लोग एंजियोग्राफी, स्टेंटिंग, पेसमेकर, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। और इसके अलावा ओपीडी में इको भी हमारे पास एडवांस, सबसे एडवांस मशीन है फिलिप्स की, और टीएमटी, इको, सब चीज़ें हम लोग कर पा रहे हैं। और बाकी हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जितना भी लोग इस चीज़ को फ़ायदा उठा सकें उतना ही अच्छा रहेगा। और ये नहीं कह सकते हम लोग कि भाई हम कोई भी चीज़ को लेकर दबाव डालें या कि इसकी एंजियोग्राफी होनी ही चाहिए, इसके स्टेंट लगना ही चाहिए। एक, मैं जैसे पहले भी कहा कि हम लोगों का कार्डियोलॉजिस्ट का ये रहता है रुझान कि मरीज़ को सही बात बताई जाए, उस हिसाब से मरीज़ को डिसीजन लेने दिया जाए। हाँ, कई बार ये इमरजेंसी वाली स्थिति अलग होती है, उसके लिए मरीजों को जागरूक रहना पड़ेगा। अगर इमरजेंसी की स्थिति है और डॉक्टर अगर कह रहा है तो वो आपकी जान बचाने के लिए, तब हमें थोड़ा सा विश्वास बनाए रखना पड़ेगा। हाँ जी, ये गुरुजी का ही विज़न रहा है कि जिस तरह से हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, जैसे अपनी आत्मा का रखते हैं, है ना, उसी तरह हमें शरीर का भी ध्यान रखना है। तो उन चीज़ों के लिए ये भी है कि समय पे बीमारी का पता लग जाना, ये एडवांस मशीनों के उन्हीं की सोच है कि हम अगर इलाज कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम एडवांस मशीनों के साथ ही करें, क्यों हम पुरानी टेक्निक पे चलें। तो एडवांस मशीनें भी उन्हीं की विज़न के थ्रू लगाई गई हैं। और जो समय समय पर जांच के लिए उनका आह्वान रहता है कि अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा शाकाहारी भोजन ले रहे हैं, अच्छा व्यायाम कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप फिर भी 6-6 महीने से अपने रूटीन ब्लड टेस्ट भी करवाएं, कोलेस्ट्रॉल को भी देखें, अपनी किडनी के टेस्ट कराएं, लीवर के टेस्ट कराएं, जो उन्होंने कहा है, तो लोग उस पर भी जागरूक हो रहे हैं। तो उसके साथ साथ जो है हार्ट को लेकर भी समय समय पे कैंप लगाए जाते रहे, बड़े मेगा कैंप भी लगाए जाते रहे, ताकि लोगों को फ्री ओपीडी के अंदर भी अपने आप दिखा सकें। कई बार होता है, लेकिन बाकी जो गरीब है परिवार हैं, जो उनके लिए इलाज संभव नहीं हो पाता इतना महंगा, तो उसके लिए भी पूरा सहयोग दिया जा रहा है। नहीं, कैथ लैब मशीन आप देख सकते हैं पीछे ही है। कैथ लैब बेसिकली एक रेडिएशन बेस्ड मशीन कह सकते हैं, रेडियोलॉजी बेस्ड, एक्सरे बेस्ड मशीन कह सकते हैं, जो हार्ट की जो नसें हैं या शरीर की जितनी भी नसें हैं उनमें कितनी रुकावट है, कितनी ब्लॉकेज है, वो देखने काम आती है। और इसके अलावा पेसमेकर जब हम लोग करते हैं या कोई डिवाइस करते हैं, किसी छेद को बंद करना है या हार्ट की धड़कन को बढ़ाना है, तो उसके अंदर लगाने में भी सहायक सिद्ध होती है। बेसिकली एक्सरे बेस्ड मशीन है, लेकिन ये है कि इसमें डाई के थ्रू हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी नस कितनी ब्लॉकेज है उसमें, या कितनी लंबी है, कितनी पतली है, कैसी महीन है, बारीक है, बड़ी है, साइज़ क्या है, और कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है, कितनी है। पैरों की नसों से लेकर के सिर की नसों तक की सभी की जांच संभव हो पाती है इससे।
देखिए शास्त्र नाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अगर आप कहें तो आज की डेट में लगभग हमारे पास सभी तरह के फैकल्टीज़ यहाँ पर हैं। हमारे पास फिजिशियन मतलब मेडिसिन डिपार्टमेंट भी है, सर्जरी डिपार्टमेंट भी है, ईएनटी डिपार्टमेंट है, ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत सालों से, और आपके ऑर्थोपेडिशन डिपार्टमेंट है, रेडियोलॉजी के अंदर एडवांस सीटी एमआरआई मशीनें हैं हमारे पास। तो इस तरह से देखते आप देखेंगे कि लगभग सभी डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स है ना यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। तो एक तरह से जो अप्रोच होती है कि सिर्फ एक बीमारी को लेके आए हैं लेकिन उसको शुगर भी है, उसको कोई गुर्दे की तकलीफ भी है, डायलिसिस सुविधा यहाँ पर है, तो ऐसे इंटीग्रेटेड अप्रोच भी रहती है ताकि हम लोग आपस में रेफरेंस भी करते हैं, एक दूसरे से राय मशवरा भी करते हैं और मरीज़ को उसका लाभ मिलता है। तो जो कंप्लीट हॉस्पिटल की वाली जो गुरुजी की सोच है, हम उस पर चल रहे हैं ताकि एक छत के नीचे उसकी सभी तरह की जांचें हो पाएँ और सभी तरह के डॉक्टरों से अगर वो आवश्यक हो तो उसका परामर्श मिल पाए। तो अगर आप जितनी भी सर्जरीज यहाँ पे हो रही हैं, आप देखिए उसमें बहुत से केसेस के अंदर कार्डियोलॉजिस्ट की राय की आवश्यकता होती है, इको जांच की आवश्यकता होती है। सर्जरी से पहले वो देखते हैं कि हार्ट की पंपिंग कितनी है, एक्सरे कराए जाते हैं, उनके फिजिशियंस के ओपिनियन लिए जाते हैं। तो एक तरह से मरीज़ का तो जिसे कहते हैं सोने पे सुहागे वाली बात है कि वो आया किसी और बीमारी के लिए था लेकिन उसको सभी बीमारियों की राय मिल जाती है, उनकी जांच हो जाती है। हाँ जी, जो हमारे पास कैथ लैब की मशीन है, अगर दिल्ली को छोड़ दे तो हरियाणा में कहीं अभी इस समय है नहीं। सीलिंग मॉडल है, फिलिप्स एज्यूरॉन है, और उसके अलावा इको मशीन भी हमारे पास जो वो भी सबसे एडवांस मशीन है फिलिप्स की, और वो भी लगभग अगर मैं कहूँ कि एनसीआर को छोड़ दें तो और कहीं इस समय नहीं है हरियाणा के अंदर। तो वो कोशिश वही मैंने बताया कि गुरुजी का विज़न यही है कि अगर हम कोई जांच कर ही रहे हैं, कोई इलाज कर ही रहे हैं, तो क्यों ना समय की सबसे आधुनिक मशीन पर ही किया जाए ताकि मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। देखिए सारा हमारा तो जो जीवन है अगर कार्डियोलॉजिस्ट का कहें तो वो हार्ट की बीमारियों को से जागरूक करने का, उनके इलाज करने का ये है। पर वो मैंने जैसे पहले भी कहा, एक बहुत बड़ा संदेश ये है कि एक्सेप्टेंस का। अगर आपको बीमारी की रोकथाम के लिए जितना कोशिश करनी है, जितने प्रयास करने हैं, बिल्कुल कीजिए। अपने जीवन स्तर में सुधार लाइए, है ना। व्यसनों से बचिए, स्मोकिंग, अल्कोहल से बचें, तनाव से बचें, व्यायाम करें, सैर करें, समय पे सोएं, समय पे जागें, अच्छा खाना खाएं, शुद्ध सात्विक खाना खाएं। जितना आप पहले प्रारंभिक रूप से आप कर सकते हैं बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अगर आपके साथ में कुछ रिस्क फैक्टर्स जुड़े हुए हैं, अगर आप में बहुत ज़्यादा मोटापा है, शुगर है, पारिवारिक हिस्ट्री कुछ इस तरह की हार्ट की डिजीज़ की है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो समय पे जांच करवाते रहें, अपने आप को, बीमारी को, अपने शरीर को समझते रहें। और अगर कुछ ऐसा वक्त आता है, भगवान ना करे के साथ हो, लेकिन कभी ऐसा वक्त आता है कि हार्ट अटैक होता है या हार्ट फेलियर हो जाता है, तो फिर डिसीजन लेने में थोड़ा सा देरी ना करें, ताकि जितनी देरी है वो मरीज के लिए कई बार घातक सिद्ध होती है। क्योंकि डॉक्टर की भी अपनी एक लिमिटेशन है, डॉक्टर के पास भी यहाँ का इलाज के लिए कहें बीमारी के हिसाब से भी, तो समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बाकी तो भगवान करने वाला है।